नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर के आया हूँ करेज टू बी डिसलाइक्ड बुक का सेकेंड नाइट का चैप्टर 3, जिसका नाम है फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी और सब्जेक्टिव अजम्पशंस। तो इससे जाने से पहले हम थोड़ा सा जो पीछे से हम मिला लें, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। जैसे पिछले 2 चैप्टर्स में हमने पढ़ा, या इस नाइट का जो टाइटल ही है, ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। तो जो फिलोसफर और यूथ की जो बीच में बात हुई, तो उनसे हमें समझ आया बुक के हिसाब से कि जो किसी भी प्रॉब्लम की जड़ है ना, जो हमें फील होती है मेंटल लेवल पे, तो उसकी जो जड़ है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है। जैसे अगर हम अकेले रहें इस दुनिया में, तो हमारे पास कोई बंदा कंपेयर करने कोई नहीं है, और ना ही हमें किसी को कुछ दिखाना है, ना ही किसी का कुछ देखना है। अगर हमने किसी का कुछ देखना नहीं है और ना ही दिखाना है, तो हमारे पास कंपेयर करने के लिए कोई चीज़ें नहीं है। अगर कंपेयर करने के लिए चीज़ें नहीं हैं, तो हम उस मानसिक तनाव से, उस मानसिक भावना से बच जाते हैं। तो कोई भी चीज़, जो फिलोसफर कह रहा है कि कोई भी चीज़ तुम्हें मानसिक तनाव दे रही है, या कोई भी प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में मेंटल लेवल पे, वो उसका जो जड़ है वो इसलिए है, वो उसकी जो उत्पत्ति होती है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से होती है। और उन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को अवॉइड करने के लिए हम अपने आस इर्द गिर्द एक एनवल्प बना लेते हैं, और हम खुद को ही हेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक तरीका का एक एक्सक्यूज़ दे देते हैं हम अपने आप को, कि समाज से क्या लड़ना, दूसरों के सामने क्या बेहतर बनना या कंपेयर करना, इससे अच्छा यही मान लो कि मेरे में ही कमी है, और अपने आप को वो नापसंद करना शुरू कर दो। और इससे क्या होगा, आप अपने कंफर्ट जोन में खुश रहने लगते हो। होते तो डिप्रेशन ही है, वो फीलिंग तो बस वही है, वो बेड से बस लेटे रहना, ज़िंदगी में कुछ भाव नहीं है उसमें, पर एक सुकून है कि चलो बैठे ही हैं, क्या ही दिक्कत है, तो एटलीस्ट कोई लड़ाई तो नहीं है। ये ऐसी बात है कि अ, आज मैं एक बुक पढ़ रहा था, सोफ़ी का संसार। उसमें ये 2 बातें थी कि कोई, मैं फिलोसफर का नाम भूल गया, प्रेम और संघर्ष। तो प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को जोड़ता है, और संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को तोड़ता है। मतलब उस फिलोसफर के हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और होगी। तो मेरा संघर्ष से तात्पर्य ये है कि संघर्ष हमें कुछ ना कुछ सिखाता ही है ना। ऐसा नहीं कि वो तोड़ता ही है चीज़ें, तो शब्दों का खेल है, बस समझने की बात है। और अगर हम संघर्ष करते हैं किसी बात को लेकर, तो हम तो 2-4 कदम अगर हम उठाएं, तो हम अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं, जो शुरू में हमें बहुत तनावपूर्ण लगता है। तो हम उस, जो हमारी जो बहुत प्यारी स्टेट है, जो एंजाइटी की या डिप्रेशन की, जो हमें लग रहा है हमने अपने आप को डिसलाइक करके बना रही, जो हम पसंद कर रहे हैं, वो बेसिकली लॉन्ग टर्म में हमें डिस्टर्ब ही करती है। और अगर हम उसके विपरीत हम उठना शुरू कर दें, हम संघर्ष करना शुरू कर दें, हम अपने आप को एक्सेप्ट करें, नापसंद करने की बजाय हम अपने आप में एहसास लाएं कि प्रॉब्लम तो हमें पता ही है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, तो उनको तो अवॉइड किया नहीं जा सकता, कि इस दुनिया में कौन सा हम अकेले रह रहे हैं, तो वो तो हमेशा ही रहेंगी। तो हमें उसके ऊपर एक ऐसा एटीट्यूड हमें डेवलप करना पड़ेगा कि कोई कुछ भी कहे, कंपैरिजन आता है, कोई अच्छा कहता है या बुरा कहता है, तो हमें एक ऐसा अपना एक करेज दिखानी पड़ेगी उस चीज़ को। जैसे एक नया लाइफस्टाइल अपनाना है, तो एक करेज दिखानी पड़ेगी हमें, अगर हमने उससे निकलना है। तो खैर, इसमें यह भी बात हुई थी कि यूथ कहता है कि दुनिया में कोई, मैं कौन हूँ, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, जो कि ऐसे लगते हैं कि इंडिविजुअल लेवल के क्वेश्चन हैं। तो यूथ कहता है कि ये बहुत गहरे क्वेश्चन है, और तुम सिर्फ एक ही बात में सब चीज़ को लपेट रहे हो कि सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम है। पर ये इतना आसान नहीं है, चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो यूथ को ऐसे लगता है कि जो इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम है वो इस तरह की है।
आसान नहीं है, मतलब वो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है। खैर, आज हम आगे बढ़ते हैं। फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियॉरिटी आर सब्जेक्टिव अजम्पशंस, यानी फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियॉरिटी हमने सुना ही होगा कि एक कम फील होना कि मैं इससे कम हूँ। इस तरह की फीलिंग्स हमें रोज़ ही आती जाती रहती है। कोई भी है, कितना भी बड़ा 30 मार्क का है, कितना छोटा आदमी है, तो उसमें ये फीलिंग्स आती रहती हैं। तो ये एक सब्जेक्टिव अजम्पशंस है, यानी ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो चीज़ जैसी है वैसी है। सब्जेक्टिव है कि कोई तीसरा बंदा उसको कैसे देख रहा है। तो वो सब्जेक्टिव अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, उसके जो इंटरप्रिटेशन है किसी चीज़ की वो अलग अलग हो सकती हैं, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस। बट जो ऑब्जेक्टिव है वो तो एक ही रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे फिलॉसफर कहता है, चलो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को एक अलग तरह के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। क्या तुम्हें फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी के बारे में पता है? तो युवा कहता है कि कितना कितना मतलब आसान क्वेश्चन है। जितनी डिस्कशन तुमने मेरे साथ की है इससे तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि मैं तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, नॉट कॉम्प्लेक्स, मैं ये वर्ड अभी यूज़ नहीं करूँगा, मैं तो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी से बुरी तरीके से भरा हुआ हूँ। तो फिलॉसफर बोलता है तो वो किस तरह की फीलिंग है? तो यूथ बोलता है, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा देख लूँ कि कोई लड़का है, कोई आदमी है मेरी एज का है और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो मेरे में फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी आ जाती है। और ये भी है कि अगर किसी ने मेरे जितना ज़िंदगी जी है और वो सक्सेसफुल है, तो मेरे को ये क्वेश्चन आता है अपने आप में कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब तक क्या कर रहा हूँ। और जब मैं किसी दोस्त को खुश देख लेता हूँ और इससे पहले कि मैं उसकी खुशी में शामिल होकर सेलिब्रेशन कर सकूं उसके साथ, मैं जेलसी से भर जाता हूँ और फ्रस्ट्रेशन से भर जाता हूँ। तो ऑफ कोर्स ये जो पिंपल कवर्ड मेरा चेहरा है ये हेल्प नहीं करता, पर मेरी बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है इन्फीरियरिटी से जब एजुकेशन और ऑक्यूपेशन की बात आती है। और ये मेरी चिंदी सी इनकम है और सोशल स्टैंडिंग तो मेरी कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं तो एक पूरी तरीके से फंसा हुआ आदमी हूँ फीलिंग्स और इन्फीरियरिटी में। तो फिलोसफर बोलता है, ओके, एडलर पहला आदमी था जिसने ये टर्म यूज़ की थी, फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी, उस कॉन्टेक्स्ट में जिस कॉन्टेक्स्ट में आज के लोग इसको समझते हैं। तो युद्ध बोलता है, ओके, मुझे नहीं पता था। तो फिलोसफर आगे बोलता है कि एडलर्स नेटिव जर्मन में एक वर्ड है जिस, अब ये प्रोनाउंस करना मेरे लिए मुश्किल है, मिंडर वर्टिग कीट्स गिब्बुल ऐसा कुछ है, मतलब जर्मन में लिखा हुआ है। खैर, हमें तो मतलब है उसके अर्थ से। तो जर्मन में एक वर्ड है जिसका मतलब है फीलिंग ऑफ हैविंग लेस वर्थ। सो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी हैज़ टू डू विद वंस वैल्यू जजमेंट ऑफ वन सेल्फ। तो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी क्या है कि हम खुद को कैसे जज करते हैं, हमारी अपने सामने अपनी क्या वैल्यू है। तो आगे युवा बोलता है कि वैल्यू जजमेंट। तो दार्शनिक बोलता है ये फीलिंग है कि मेरी कोई वर्थ नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है और मेरी बस इतनी सी ही वैल्यू है। इनको दो तरीके से देख सकते हैं कि अगर मेरी कोई वैल्यू नहीं है या मेरी सिर्फ इतनी सी वैल्यू है। तो यूथ आगे बोलता है, ये फीलिंग मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये बिल्कुल मेरी तरीके से मैं ही हूँ। मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब मैं इन चीज़ों से ना गुजरूं और मुझे लगता है कि ज़िंदा रहने में कोई खुशी नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है ज़िंदा रहने में। तो दार्शनिक बोलता है, चलो मैं खुद अपनी फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी के बारे में बात करता हूँ, उसमें हम देखते हैं। जब तुम मेरे को पहली बार मिले तो तुम्हारा मेरे लिए इम्प्रेशन क्या था?
इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी फिजिकल वे से तुम्हारी क्या मेरे लिए इम्प्रेशन था कि मैं कैसा दिखता हूँ। तो यूथ बोलता है, यूथ बोलने की कोशिश करता है, थोड़ा हिचकिचा रहा है, तो फिलोसफर आगे बोलता है कि तुम्हें हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा बोल सकते हो, तुम्हें कोई फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यूथ बोलता है मैंने जैसा सोचा था तुम मुझसे भी छोटे निकले, मतलब तुम्हारी हाइट कम है। तो फिलोसफर बोलता है कि शुक्रिया, मैं 61 इंच लंबा हूँ और एडलर की भी सेम ही हाइट थी, और एक टाइम था जब मैं तुम्हारी एज का था और मुझे अपनी हाइट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मैं बहुत सोचता था और मुझे लगता था कि चीज़ें अलग होती अगर मेरी एवरेज हाइट होती, या मैं 8 या उससे भी ज़्यादा इंच अगर लंबा होता। मुझे लगता था कि अगर ऐसा होता तो ज़िंदगी जो है और अच्छी होती। फिर मैंने एक दोस्त से इस बारे में बात की और उसने मेरे को बोला कि ये बेहुदा बातें हैं, ये बिल्कुल नॉनसेंस है, और उसने इसको सिंपली खारिज कर दिया, जड़ से खारिज कर दिया। तो यूथ ने बोला दैट्स हॉरिबल, बहुत बुरा है, किसी फ्रेंड ने आपको ऐसे कहा। तो फिलोसफर बोला कि उसने आगे क्या बोला, उस दोस्त ने, कि तुम क्या करोगे अगर तुम लंबे हो गए। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास एक ऐसा गिफ्ट है जिसे यूज़ करके तुम लोगों को रिलैक्स कर सकते हो, और अगर कोई आदमी बड़ा है, मजबूत है, इससे ये हो सकता है कि वो आदमी अपने साइज के कारण दूसरों को डरा सकता है और लोग उससे डर के भाग सकते हैं। बट मेरे साइज में उल्टा होता है, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ऐसे डरते नहीं हैं, वो इजी फील करते हैं बात करना। सो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो छोटी बिल्ड है, जो मेरा छोटा कद है, ये डिज़ायरेबल है मेरे लिए भी और लोगों के लिए भी जो मेरे आसपास होते हैं। दूसरे शब्दों में, मैंने बस वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्मेशन किया कि हाइट तो उतनी ही है, बट मैंने उससे क्या समझना है अपने लिए, इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, और अब मुझे अपनी हाइट कैसी है, ज़्यादा है कम है, मुझे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूथ यहाँ पे कुछ बोलना चाहता है, बोलता है परंतु ऐसे, बट फिलोसफर उसको बोलता है, उसकी बात काट के, कि इंतज़ार करो जब तक मैं ख़त्म नहीं करता। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मेरी हाइट है 61 इंच, वो इन्फीरियर नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई डर नहीं है, डर की भावना नहीं है। तो युवा बोलता है ऐसी क्या बात। तो फिलोसफर बोलता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ से कम है और कुछ कम हो रहा है। मेरी जो हाइट है वो एवरेज हाइट से कम है, ये बड़ा सिंपल है और ऑब्जेक्टिवली इसको मेजर हम कर सकते हैं। तो पहले ग्लांस में लोग, किसी को लग सकता है कि ये इन्फीरियर है, यानी कम है, कुछ कमी है यहाँ पे। पर इशू, सच में इशू जो है वो है कि किस तरह का मैं एट्रीब्यूट, किस तरह का मैं मीनिंग देता हूँ इस एट्रीब्यूट को जो हाइट से मेरे लिंक्ड है। सो किस तरह की वैल्यू मैं इसको देता हूँ। तो यूथ बोलता है इसका क्या मतलब। तो फिलोसफर आगे बोलता है मेरी जो फीलिंग्स है मेरी हाइट के लिए, वो सब सब्जेक्टिव फीलिंग्स हैं इन्फीरियरिटी की, जो कि पनपी जब मैं किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर करता हूँ। और फिर घूम फिर के वही बात आती है, ये क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। अगर कोई दूसरा बंदा मेरे सामने हो ही ना बड़ी छोटी हाइट का, तो मेरे मन में ये फीलिंग आए ही ना। तो अगर कोई और होता ही नहीं तो मैं ऐसा क्यों सोचूं। और तुम भी इस वक्त तुम भी यही सब सोच के तनाव में हो, पर तुम इस बात को समझो कि जो तुम्हारी फीलिंग है वो ऑब्जेक्टिव इन्फीरियरिटी नहीं है, पर एक सब्जेक्टिव इन्फीरियरिटी है। तो हाइट जैसे इशू में भी ये सारी बातें सब्जेक्टिविटी पे
आ जाती हैं। तो यूथ आगे बोलता है दूसरे शब्दों में, जो फीलिंग ऑफ इन्फियोरिटी है जिससे हम तनाव में हैं, ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, ना कि ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं। तो फिलोसफर बोलता है एग्जैक्टली कि मेरे दोस्त के अगर नज़रिए से देखो तो मैं लोगों को रिलैक्स कर देता हूँ और मैं उनको इंटिमिडेट भी नहीं करता, डराता भी नहीं। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। ऑफ कोर्स ये एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है क्योंकि ये भी कोई और ही दे रहा है। तो तुम ये भी कह सकते हो ये एक आर्बिट्ररी अजम्पशन है, ये मतलब कोई भी एक नई अजम्पशन है। पर यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है सब्जेक्टिविटी के बारे में कि ये अलाउ करती है कि तुम खुद की चॉइस ले सको। प्रिसाइजली मैं इसको सब्जेक्टिविटी पे छोड़ रहा हूँ, पर मैंने अपनी हाइट को एक एडवांटेज के रूप में लेना है या डिसएडवांटेज के रूप में लेना है, ये मेरे पे डिपेंड करता है। तो ऑब्जेक्टिविटी तो ये है कि हाइट 61 इंचेस है, पर सब्जेक्टिविटी क्या है, दोनों तरीके से है जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के थ्रू आती है, कि मैं उसको पॉजिटिवली लेता हूँ या नेगेटिवली लेता हूँ। और ये हर एक की सब्जेक्टिविटी अलग होगी। फिलोसफर की अलग हो सकती है उसकी हाइट के लिए, यूथ की अलग हो सकती है, उसके फ्रेंड की अलग हो सकती है, और कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो उसके अलग हो सकती है। तो युवा बोलता है कि ये जो आर्गुमेंट है ये तो मतलब वही पुराना आर्गुमेंट हुआ कि तुम एक नया लाइफस्टाइल चूज कर सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में ही है। तो फिलोसफर बोलता है बिल्कुल सही, आप ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को नहीं चेंज कर सकते, पर जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस हैं उसको आप जितना मर्जी चेंज कर सकते हैं जैसा आपका मन है। और हम सब्जेक्टिव वर्ल्ड के नागरिक कह लो, हम सब्जेक्टिव वर्ल्ड में जी रहे हैं, और ये सारी बातें हमने शुरू में की थी। तो यूथ बोलता है हाँ, जब हमने 60 डिग्री वाटर की बात की थी कुएं वाली, तब हमने ये सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी की बात की थी। तो फिलोसफर आगे बोलता है कि अब तुम सोचो, वो जर्मन वर्ड याद करो जिसका मतलब है फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी। मैंने जैसे कुछ टाइम पहले कहा कि जो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है ये एक टर्म है जिसमें एक बंदा खुद को किस जजमेंट से देखता है, क्या वो जजमेंट अपने लिए असाइन करता है। क्या वैल्यू उसकी हो सकती है। जैसे डायमंड ले लो, डायमंड जो है बड़ी हाई वैल्यू पे ट्रेड किए जाते हैं, या करेंसी ले लो। अगर हम उसकी बात करें, इसकी वैल्यू की बात करें और कैरेट की बात करें कि कितने कैरेट का है, तो इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। पर अगर हम अपना नज़रिया चेंज कर लें तो डायमंड क्या है, बस पत्थर। तो यूथ बोलता है कि हाँ, है तो पत्थर ही। तो फिलोसफर आगे बोलता है दूसरे शब्दों में, वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है। तो जो एक डॉलर बिल की वैल्यू है, ऑब्जेक्टिवली अगर हम बात करें तो वो $1 नहीं है। जो हमने जो $1 को वैल्यू दी है वो एक ऑब्जेक्टिवली एट्रीब्यूटेड वैल्यू नहीं है, वो सब्जेक्टिवली एट्रीब्यूटेड वैल्यू है। वो हम समझेंगे कैसे, और इसको बड़ी कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं। अगर हम ये देखें कि एक डॉलर बिल को प्रिंट करने के लिए कितना पैसा लगा है, तो वो $1 से बहुत बहुत कम होगा। तो अगर इस दुनिया में मैं ही सिर्फ एक पर्सन होता और कोई और ना होता, तो मैं उस $1 बिल को अपने फायरप्लेस में सर्दियों में जला के आग सेक रहा होता, और मैं शायद उसको अपनी नाक पोंछने के काम में ले आता। और उसी लॉजिक को कंटिन्यू करते हुए मैं ये आसानी से कह सकता हूँ कि अगर मैं अकेला होता तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी हाइट क्या है। तो यूथ आगे बोलता है कि अगर कोई अकेला हो इस वर्ल्ड में और कोई और एग्जिस्ट ना करे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो फिलोसफर बोलता है हाँ,
जो प्रॉब्लम है वैल्यू की, ये फिर से हमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ले आती है। तो यूथ बोलता है, ये भी जो हम बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें वही ऑल प्रॉब्लम बीइंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम की बात हो रही है। तो फिलोसोफर बोलता है बिल्कुल सही। तो जो यहाँ पे ये जो चैप्टर ख़त्म होता है, तो इसमें बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पे बताई गई है कि ये $1 बिल की या डायमंड की बात करके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आर्गूमेंट्स को समझाया गया है कि कोई जो सब्जेक्ट जैसे $1 बिल है, उसकी वैल्यू कौन निर्धारित करता है। तो वैसे अगर सोचे तो वो तो है तो एक कागज़ का टुकड़ा ही, और कोई देश अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट करेगा तो वो देश अमीर तो हो सकता है, बट साथ ही साथ उसकी इन्फ्लेशन भी जाती है। तो इन्फ्लेशन जो है वो एक सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है, और जो बिल की वैल्यू है वो भी चलो चेंज होती रहती है। पर अगर इस दुनिया में कोई और ना होता, अगर कोई होता ही नहीं तो ट्रेड किससे होता, अगर ट्रेड नहीं होता तो करेंसी क्यों होती, तो इन सब की चीज़ों की ज़रूरत ही क्या होती। तो वो सब्जेक्टिविटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ही नहीं है। तो यही चीज़ हाइट में लग जाती है, यही चीज़ किसी भी चीज़ फिलॉसफर के हिसाब से कोई भी दुनिया की एक चीज़ ऐसी उठा लो जिससे तुम्हें लग रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम है, और उसमें अगर खोद के देखोगे तो तुम्हें मिलेगा कि ऑल प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन ये तो नहीं है कि हम दुनिया से अकेला हो जाएं, ये तो नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया सब्जेक्टिव है। तो हमें ये चूज़ करना पड़ेगा, वही चूजिंग ए लाइफस्टाइल वाली बात है कि हमने क्या हमने कौन सा सब्जेक्टिव मतलब उसको देना है। उस बात में हम एक नेगेटिव सब्जेक्टिव मतलब भी दे सकते हैं, एक पॉजिटिव सब्जेक्टिव मतलब भी दे सकते हैं। तो इसमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मतलब देना है। तो अगले चैप्टर में हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो अगले चैप्टर का नाम है एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज एन एक्सक्यूज। तो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ये बस एक बहाना है। तो जैसे मैं पहला चैप्टर आज का पढ़ रहा था तो मेरे मुंह से निकल गया था इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो मेरे लिए मतलब नॉर्मल भाषा में अगर कहें, फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों एक ही चीज़ें हैं। मेरे मुंह से निकल गया ऐसे क्योंकि हम नॉर्मली ये शब्द यूज़ कर लेते हैं, बट यहाँ पे इसमें दोनों में काफ़ी डिस्टिंक्शन है, इसलिए मैंने वहाँ पे अपने आप को ठीक किया था। तो यूथ बोलता है, क्या तुम कह सकते हो कि जो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है ये सच में प्रॉब्लम है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की? अगर हम बात करें एक ऐसा आदमी जिसको वो जो बहुत सक्सेसफुल है सोशली, और जिसको किसी रिलेशनशिप से फ़र्क नहीं पड़ता अन्य लोगों के साथ, पर फिर उसके अंदर फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी होती हैं। वो बड़ा वाजिब मतलब यहाँ पे यूथ ने सवाल उठाया है। ऐसा होता है कि हम देखेंगे कि भाई बहुत सक्सेसफुल आदमी है, इसके पास तो सब कुछ है, फिर भी इसमें ये डर किस बात का है, और इसको तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता लोगों से। ये तो भूल जाता है चीज़ें कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, कैसे जज करते हैं। और इसके अलावा बिजनेसमैन जिनके पास बहुत आलीशान घर, पैसा होता है, बहुत ही अच्छी सुंदरता होती है, जिसको सब लोग जेलस करते हैं, या फिर कह ले एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी इन सारी इस तरह की फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी से प्लेग्ड होते हैं। और ऐसा ही होता है। तुम इसके बारे में क्या कहोगे? तो फिलोसफर बोलता है कि एडलर रिकॉग्नाइज करता है कि जो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है किसी के पास भी, वो कोई बुरी बात नहीं है। फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी किसी में भी हो सकती है, तो उसमें कुछ ऐसा सोचने की बात नहीं कि ये बुरी है, होनी नहीं चाहिए। तो यूथ बोलता है, तो पहले वाई डू पीपल हैव देम इन द फर्स्ट प्लेस, तो पहले ही क्यों
उनके अंदर ये भावना होती है। तो फिलोसफर बोलता है इसको हमें शायद एक सर्टेन ऑर्डर में समझना चाहिए। तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम या लोग इस दुनिया में एक लाचार आदमी की तरह आते हैं और लोगों को एक यूनिवर्सल डिज़ायर है कि इससे, इस जो लाचारता की स्टेट है, इससे वो भाग जाएं, एस्केप कर जाएं, बच जाएं। और एडलर इसको बोलता है परसूट ऑफ सुपरियॉरिटी, कि हम में एक नेचुरली एक सुपरियॉरिटी, अपने से बेहतर बनने की एक इच्छा है, परसूट है हमें हमेशा। तो यूथ बोलता है परसूट ऑफ सुपरियॉरिटी। तो फिलोसफर आगे बोलता है कि ये कुछ ऐसा है, जैसे समझो कि होपिंग टू इम्प्रूव और परसुइंग एन आइडियल स्टेट, कि हमेशा इम्प्रूवमेंट के बारे में आशा करना या आइडियल स्टेट जो कि एक बिल्कुल सही स्टेट है उसके लिए परसू करना। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो एक टॉडलर है, टॉडलर मतलब एक छोटा बच्चा जो अभी ढंग से चल नहीं पा रहा, वो अपने आप को सिखाता है कि कैसे 2 पैरों पे चलना है, और उसके अंदर एक बड़ी यूनिवर्सल डिज़ायर है कि लैंग्वेज को लर्न करना है और बेहतर बनना है। और वो तो बच्चा है, उसको कोई बता थोड़ी रहा तूने बेहतर बनना है, बट उसके अंदर एक डिज़ायर है। और जो भी एडवांसमेंट ऑफ साइंस हुई है ह्यूमन हिस्ट्री में, ये बस इसी के कारण हुई है, परसूट ऑफ सुपीरियॉरिटी के कारण। तो युद्ध बोलता है ओके, तो आगे। तो फिलोसफर बोलता है इसका जो काउंटर पार्ट है, जिसकी जो विपरीत चीज है परसूट ऑफ सुपीरियॉरिटी की, वो है फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी। तो हर कोई इस कंडीशन में जो कि बेहतर बनना चाहता है, वो बेसिकली क्या है, एक परसूट ऑफ सुपीरियॉरिटी है। और हम हर कोई बड़े अलग तरीके के गोल बनाता है और उनके लिए चलते हैं। और पर जब हम अपने गोल में नहीं पहुंच पाते तो हमें एक फीलिंग आती है कि हम कुछ कम है, हम में कुछ कमी है। जैसे इस दुनिया में कई शेफ्स हैं और जिन्होंने जो इंस्पायर किया था बनने के लिए वो बन चुके हैं और वो बेस्ट है अपनी फील्ड में, पर उनके अंदर भी एक इन्फीरियरिटी की फीलिंग रहती है कि मैं अभी भी उतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे को अपनी कुकिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। इस तरह की चीज़ें वो सोचते रहते हैं। तो यूथ बोलते हैं बिल्कुल सही। तो फिलोसफर आगे बोलता है कि एडलर बोलता है कि परसूट ऑफ सुपीरियॉरिटी और जो फीलिंग है इन्फीरियरिटी की, ये डिसीज नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, बट ये एक नॉर्मल स्टिमुलेंट्स हैं जो एक हेल्दी, एक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, जो ट्रिगर करते हैं, राइट? हाँ। तो कुछ ऐसे ट्रिगर करने वाली चीज़ें हैं जो आपकी ग्रोथ और आपको स्ट्राइव करने के लिए हेल्प करते हैं। अगर उसको गलत तरीके से यूज़ करो तो जो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है, हाँ, अगर उसको गलत तरीके से ना यूज़ करो तो जो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है वो भी स्ट्राइविंग और ग्रोथ में हेल्प कर सकती है। तो युवा बोलता है कि जो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है वो एक तरीके का लॉन्च पैड है, मतलब वो हम यूज़ कर सकते हैं उसको एक इनिशियल पुश की तरह। तो फिलोसफर यहाँ पे बोलता है बिल्कुल सही। वन ट्राइज टू गेट रीड ऑफ वंस फीलिंग ऑफ एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। अगर एक बंदा अपनी फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी से बचने की कोशिश करता है और आगे बढ़ता रहता है और वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करता अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से, अगर वो एक सिंगल स्टेप भी हो, वो प्रोग्रेस जो है करना चाहता है, वो खुश रहना चाहता है। और इस तरह की फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी में कुछ गलत नहीं है। पर यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो जिनमें एक सिंगल स्टेप लेने की भी क्षमता नहीं होती, उनमें वो साहस नहीं होता,
और वो ये सीधी सी बात एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये जो सिचुएशन है ये चेंज हो सकती है अगर हम एक रियलिस्टिक एफर्ट करें। लोग जो बिना कुछ किए आसानी से गिव अप कर देते हैं ये कह के कि मैं शायद इतना अच्छा नहीं हूँ, और अगर मैं ट्राई भी करूँ तब भी मेरा कुछ नहीं होगा। तो युवा बोलता है बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी स्ट्रांग है तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, और यही है जो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है। तो फिलोसफर बोलता है कि नहीं, ये फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी नहीं है, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे वो वर्ड को लेके आता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और दोनों में अब डिस्टिंक्शन वो है समझाएगा। तो यूथ बोलता है एक कॉम्प्लेक्स, दैट्स यही तो है फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी, क्या ये नहीं है? तो फिलोसफर बोलता है सावधान, जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स वो वर्ड को यूज किया जा रहा है आजकल, ऐसा लगता है कि इसका जो मतलब है वो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी ही है। तुमने लोगों को बोलते सुना होगा कि मेरे को अपनी आईलिड्स का कॉम्प्लेक्स है, किसी को उसकी एजुकेशन का कॉम्प्लेक्स है, इस तरह की चीज़ें बोलते हुए। और ये बिल्कुल ही गलत मिसयूज़ है, गलत तरीके की इंटरप्रिटेशन है कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक अबनॉर्मल मेंटल स्टेट है जो बनाई जाती है कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप ऑफ इमोशंस और आइडिया से, और इसका फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। यानी आपके मन में कोई इमोशंस हैं, आइडियाज़ हैं, उनको तोड़ मरोड़ करके एक मेंटल स्टेट बन गई, हम उसको बोल दिया कॉम्प्लेक्स है, बट सच में वो सामने वाली चीज़ तो कॉम्प्लेक्स नहीं है। फॉर इंस्टेंस, एक फ्राइड्स का ओडीपस कॉम्प्लेक्स है जिसमें यह डिस्कस किया जाता है कि कई बच्चों को एबनॉर्मल अट्रैक्शन होती है ऑपोजिट सेक्स पेरेंट्स से, यानी बेटी को बाप से ज़्यादा प्यार है और बेटे को माँ से ज़्यादा प्यार है, इस तरह की। तो यूथ बोलता है कि ये अबनॉर्मेलिटी में डिफरेंस बहुत अच्छे से दिखते हैं जब मदर फादर कॉम्प्लेक्स की बात होती है। तो फिलोसफर आगे बोलता है इसी रीज़न को आगे लेते हुए, ये बड़ा क्रूशल है कि हम इन दोनों को मिक्स ना करें, और हमें इन दोनों को अलग तरीके से रखना है, अलग तरीके से सोचना है। फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सो यूथ बोलता है तो वो कैसे डिफरेंट है? तो फिलोसफर बोलता है कि इसमें कुछ गलत, फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी अपने आप में कुछ गलत नहीं है। ये तुम्हें अभी तक समझ आ गया ना? जैसे एडलर बोलता है, तो इन्फीरियरिटी एक ट्रिगर की तरह काम कर सकता है तुम्हारी ग्रोथ के लिए। और एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी के पास फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी है अपनी एजुकेशन को लेकर, और वो इसको ऐसे रिजॉल्व कर सकता है कि आई एम नॉट वेल एजुकेटेड, सो आई विल जस्ट हैव टू ट्राई हार्डर देन एनीवन एल्स। तो वो इसको क्या सब्जेक्टिव आर्गुमेंट दे सकता है कि मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना है, मैंने अगली बार अच्छे से पढ़ाई करनी है और ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये एक डिज़ायरेबल डायरेक्शन होगी। पर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है दूसरी ओर? ये एक तरीके का बहाना है जो हम अपनी फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी को देते हैं। तो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या बंदा कहेगा कि मैं इतना वेल एजुकेटेड नहीं हूँ, इसलिए मैं सक्सीड नहीं कर सकता, मैं सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकता, या मैं इतना अच्छा नहीं दिखता हूँ इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता। तो जब कोई इंसिस्ट कर रहा है लॉजिक ए ऑफ द सिचुएशन में और बी हो नहीं सकती,
जैसे ये ऊपर वाली हमने डिस्कशन की कि ए एक सिचुएशन है, जैसे मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ तो मैं बी जैसे मैं सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकता। तो इस तरह की चीज़ें हमारी डेली लाइफ में रोज़ होती रहती हैं, किसी न किसी के में होती रहती है। तो ये चीज़ें फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी में नहीं आती, बल्कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाती हैं। तो युवा बोलता है नहीं, इन दोनों में बड़ा कॉजल रिलेशनशिप है। अगर आप वेल एजुकेटेड नहीं हो तो ये तुम्हारा चांसेस ले जाते हैं कि तुम दुनिया में किस तरह तरीके से काम कर सकते हो, बढ़िया काम कर सकते हो। तुम्हें हमेशा लो ही रिगार्ड किया जाएगा एक सोशल स्केल में, और तुम जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये एक बस एक सिंपल हार्ड फैक्ट है दुनिया का, कि अगर तुम इतने एजुकेटेड नहीं हो और ऑब्वियस ही बात है तुम फेल ही होगे, है ना। तो फिलोसोफर बोलता है नहीं, तुम गलत हो। तो यूथ बोलता है कि कहाँ मैं गलत हूँ। तो फिलोसोफर बोलता है तुम जिसे कॉजल रिलेशनशिप बोल रहे हो, एडलर उसको ऐसे एक्सप्लेन करता है, एपरेंट कॉज एंड इफेक्ट। इसका मतलब है तुमने ऐसे कन्विंस कर लिया है एक सीरियस रिलेशनशिप को कॉजल रिलेशनशिप में, जबकि वहां पे कोई ऐसी चीज है ही नहीं। किसी और दिन किसी ने मुझे बोला कि मैं इसलिए नहीं शादी कर पा रहा क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने डिवोर्स कर लिया था जब मैं बच्चा था। और फ्रॉइडियन इटियोलॉजी के हिसाब से जो कॉजेस को एट्रीब्यूट करता है, जो पेरेंट्स का डिवोर्स था उसका मेरे माइंड पे बहुत बुरा आघात पड़ा था, ट्रॉमा था, और जिसने एक सीधा कॉजल रिलेशनशिप बना दिया मैरिज से। एडलर जो टेलियोलॉजी की बात करता है, जो पर्पस की बात करता है, इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट करता है कॉज एंड इफेक्ट के बेस पे। यूथ आगे बोलता है अगर रियलिटी में अगर किसी के पास अच्छी एजुकेशन है तो उसकी जो सक्सेसफुल होने की संभावना है या उसको आसानी होती है ये करने में, सक्सेसफुल बनने में। तो मुझे लगा था कि तुम्हें ये सब चीज़ें पता होंगी। फिलोसफर को बोलता है कि तो बड़ी आम सी बात है, तुमने क्यों ऑब्जर्व नहीं की। तो फिलोसफर बोलता है कि रियल इशू ये है कि तुम रियलिटी को कैसे कन्फ्रंट करते हो, कैसे उसको देखते हो, कैसे उसका सामना करते हो। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं वेल एजुकेटेड नहीं हूँ और मैं सक्सीड नहीं कर सकता, इसके बजाय तुम ये मत सोचो कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तुम्हें ये सोचना चाहिए, मतलब जो एक्चुअल रीज़न जो तुम सोच रहे हो वो है कि तुम सक्सेसफुल होना ही नहीं चाहते। मतलब जो फिलोसफर है वो फिर से उसकी कह लो चोट पहुंचाता है, मतलब वो कोर रियलिटी को पकड़ता है जाके, कि अगर वो कोई कह रहा है कि मैं वेल एजुकेटेड नहीं हूँ इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो ये मत कहो, तुम सीधा कहो कि तुम सक्सेसफुल होना ही नहीं चाहते। तो ऐसी चीज़ें कई लोग कहते हैं, मतलब मेरे भी शायद टीचर्स ने मुझे कही होगी तो बहुत बुरी लगती हैं। तो यूथ आगे बोलता है कि मैं सक्सीड नहीं होना चाहता, कितना ऐसे, इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो फिलोसफर बोलता है ये बड़ा सिंपल है, एक स्टेप आगे लेना बहुत मुश्किल है। तुम रियलिस्टिक एफर्ट्स नहीं करना चाहते, तुम चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें चेंज करने के लिए कितने सारे प्लेजर्स जो तुम अभी एंजॉय कर रहे हो उसको सेक्रीफाइस करना होगा। जैसे कि तुम जब जो अब टाइम जो है खेलने में या अपनी हॉबीज़ में लगा रहे हो वो तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे अगर तुमने कुछ और हटके करना है। दूसरे शब्दों में तुम्हारे अंदर वो करेज नहीं है अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की।
तुम्हें लगता है कि जैसी चीज़ें हैं वैसी ठीक हैं, इवन इफ अगर तुम्हारे पास कंप्लेंट्स और लिमिटेशन है तो भी। तो यहाँ पे चैप्टर 4 ख़त्म होता है इस बुक का, और चैप्टर जो 5 है, ब्रैगार्ड्स हैव फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी, ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और थोड़ी सी इसको सम अप करते हैं डिस्कशन को। जहाँ इस चैप्टर में हमें समझ आया कि बार बार उस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, और इसको एक और चीज़ को आगे टच किया ऑथर ने इस कॉन्वर्सेशन के द्वारा कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है एक एक्सक्यूज़ है जो हम अपने आप को देते हैं कि हमें पता है कि देखो कोई चीज़ में हम फेल हो गए, तो इसका मतलब 2 रास्ते हैं वहाँ पे। एक तो तुम्हारी लाइफ ख़त्म हो गई, और एक है कि तुम्हें दोबारा से एफर्ट करना पड़ेगा और बेहतर करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। तो अब लाइफ तो ख़त्म हो ही नहीं, जीना तो पड़ेगा नो मैटर व्हाट। तो अगर जीना है तो लड़के जियो, और उसमें लड़ना कोई वो नहीं कि तुम कोई स्पेशल काम कर रहे हो, वो तो एक जीवन की नियति ऐसी है कि तुम्हें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कह लो तुम इसको, या सुप्रियोरिटी जो यहाँ पे एक टर्म थी, परसूट ऑफ सुप्रियोरिटी कह लो, जो एक नेचुरल है हमें। तो अगर हम फेल हो गए तो ऐसा नहीं है कि वहाँ बैठ जाओ और कुछ करो ना, बल्कि सेकंड हमारे पास हमेशा होता है कि कुछ हम और बढ़िया करें जो हम पिछली बार नहीं कर पाए थे। ये कहने में बड़ी आसान लगती हैं चीज़ें, बट जब हम देखें कि कोई बंदा 7-8 बार एक चीज़ को अटेम्प्ट करके भी फेल हो रहा है, तो वो लगेगा कि हम सब बकवास कर रहे हैं जो ये सब कर रहे हैं ना डिस्कशन। वो बोलेगा कि तुम्हें क्या पता लाइफ के बारे में, मुझे पूछो जिसने इतनी एफर्ट करके भी प्राप्त नहीं किया चीज़ें। तो चलो वो एक खैर एक अलग डिस्कशन हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, एक चीज़ वर्क नहीं कर रही तुम्हारे लिए तो कोई और ट्राई करो। तो तुम्हें ये भी समझ आनी चाहिए कि कहाँ रुकना है। और ये एक अच्छी बात है कि तुम 8 बार एफर्ट कर रहे हो, कई लोग तो 2 भी नहीं कर पाते। बट अगर 8 बार भी करके नहीं हो रहे तो इट्स ओके, लाइक दुनिया हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी चल सकती है। तो ऐसा कोई लिखवा के तो लेके नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि इट डजेंट मैटर कि आपने कितने एफर्ट्स दिए हैं, आपने ज़िंदगी अपनी वहाँ, आपके दुख कितने बड़े हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी बड़ी है। जिस मोमेंट पे आप फेल होते हो उस पे आपको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि आगे चलना है। वहाँ पे आपको वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और आप क्यों नहीं चल पाते आगे? बिकॉज यू हैव दैट एक्सक्यूज़ इन योर सेल्फ विच इज़ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि अगर मैं ये करूँगा तो अगर मैंने ये स्टार्ट किया तो मैं ये कर नहीं पाऊँगा। ठीक है, उसके हम रीज़न ढूंढते रहेंगे कि मेरे पास ये रीज़न है, मेरे पास ये रीज़न है। हम ये भूल जाते हैं कि हर बंदा अलग है। हर इंसान, अगर यहाँ पे करोड़ों अरबों इंसान है तो बट इंसान की खासियत यह है कि हर इंसान अलग है, उसके एट्रीब्यूट्स अलग हैं, शक्लें तो चलो अलग हैं ही हैं। तो वो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के कारण हम गलत सब्जेक्टिविटी दे देते हैं जो हमें नहीं देनी चाहिए। तो सब्जेक्टिविटी देनी है तो ये है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सका तो इसमें मुझे ये इम्प्रूव करना है नेक्स्ट टाइम में। और वो आप तभी कर पाओगे जब आप खुद से उसको कंपेयर करोगे मेरे ख्याल से। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मेरे ख्याल से यही सारी चीज़ें थीं। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हम सभी जूझते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि हम रियलिस्टिक सिचुएशन में क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचें, और ऐसा ना सोचें कि आज ही सब कुछ पा लेना है। एक छोटा सा स्टेप लें, और छोटे से स्टेप को, बस उसी स्टेप को रोज़ थोड़ा 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 करते रहें। और एक दिन आपका माइंड जो है उस चीज़ को एंजॉय करने लगेगा, और जो आपके एक्सक्यूज़ेस हैं वो कम होने लगेंगे। जब आपके एक्सक्यूज़ेस कम होने लगेंगे तो आप में वो जो
इच्छा है, वो जो शक्ति है, जो आपकी मेंटल कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आप वो नई चीज़ें करने लग पड़ोगे। पर आजकल के सोशल मीडिया के युग में ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम दिन के 3-4 घंटे अपने माइंड को इतनी सारी चीज़ें फीड कर रहे हैं। लाइक इफ़ वी आर सीइंग सम वीडियो, किसी वही जैसे, ये थोड़ा लंबा हो रहा है आज, पर मैं बोलना चाहता हूँ जो जो मेरे मन में आ रहा है, कि जैसे यूथ बोल रहा था कि अगर मुझे अपनी एज का कोई दिखता है सोशल मीडिया पे या कहीं भी, वो तो चलो सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा था, तो उसकी इनपुट क्या थी उस टाइम में जब ये बुक चलो लिख रहे थे? उसकी इनपुट थी वो उसने किसी को देख लिया, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, टीवी में देख लिया। बट आज हमारे पास क्या है? मोबाइल है। हम एक वीडियो भी स्क्रॉल करते हैं और हमें अपनी एज का एक बंदा दिखता है और हमें लगता है कि भाई ये तो मेरी एज का है और मेरे से भी छोटा है, ये तो कहाँ पहुँच गया और मैं कहाँ हूँ। और हम कोई खूबसूरत लड़की देख लेते हैं तो हमें लगता है कि भाई इतनी बढ़िया होनी चाहिए, तो ऐसे भाव मन में आते रहते हैं। तो हम किसी न किसी वे से उससे एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करते रहते हैं, जो और फिर हम एक्सक्यूज़ दे देते हैं खुद को, चलो ये इसको अच्छी चीज़ें मिली होंगी, हमारे पास तो वो साधन नहीं है, ये है वो है। पहली बात तो हमें कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अलग है, उसकी रास्ते अलग है, उसकी मंजिल अलग है। पर इंसान का दिमाग कंपेयर करता है, फिर उसको सब्जेक्टिव वे से डील करना चाहिए। तो ये सारी जो इनपुट्स हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू हमारे में आ रही हैं, तो इनसे विपरीत हमें अपने माइंड को जो है ट्रेन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम वही लूप में जो है फंसते रहेंगे, कि वो ही कंपैरिजन की भावना। और ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं हमें करने में, कि हम समझ रहे हैं कि इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है, फीलिंग ऑफ इन्फ्योरिटी क्या है, जो प्रॉब्लम्स है वो सारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। बट वही बात है, जितना आप इसको डिस्कस करोगे, जितना आप इसको समझोगे, संवाद करोगे इसके बारे में, उतनी ये तो आपके मन में जाएंगी। अगर आप फिर से वो सोशल मीडिया के लूप में फंस जाओगे, आप ये सारी चीज़ें फिर भूल जाओगे, क्योंकि हमारा माइंड वैसा कंडीशनड नहीं है। और माइंड ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एक दिन आज पढ़ ली और उसको सब कुछ याद रह जाएगा, वो भूल जाता है। तो जैसी कंडीशनिंग बचपन से हुई है हमारी, वैसी रहती है। तो शायद इस तरह का पार्ट भी मुझे लगता है कभी कभी कि ये बुक मैंने बचपन में पढ़ी होती तो मेरा जो मेंटल लेवल होता तो वो बहुत अलग होता, क्योंकि ये मुझे रियल लाइफ के बारे में सिखाती है। इसको इससे मतलब नहीं है कि सिकंदर लोधी कौन था तो वो चीज़ों से मेरे को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा करिकुलम ज़रूर होना चाहिए हमारे स्कूल्स में। पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम इस तरह की बातें करती है तो हम बहुत सारे जो हमारे स्टीरियोटाइप, हमारी जो चीज़ें हैं उसको क्वेश्चन करते हैं, और वो हमारा समाज उसके लिए शायद अभी रेडी नहीं है। शायद मैं क्यों लगा रहा हूँ, वो रेडी है ही नहीं। तो इन चीज़ों को खैर वी आर स्टिल लकी, लाइक वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग एंड मेरे को ये बुक पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। हर बार मैं जिसको पढ़ता हूँ मैं खुद भूल जाता हूँ इसकी चीज़ें, पर आपसे बात करने के ज़रिए मैं इसको फिर रिफ़्रेश कर रहा हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है सो फार इस ऑडियो बुक को सुन के? मुझे ज़रूर बताना, कमेंट्स में आप लिख सकते हो। आपका एक कमेंट आता है, चाहे एक भी आता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ। तो मेरे में बड़ी इच्छा होती है कि मैं अगली वीडियो भी बनाऊँ, जल्द से जल्द बनाऊँ और इस बुक को ख़त्म करूँ। और मैं कोई जल्दबाजी भी नहीं करना चाहता, बिकॉज इस बुक के जो कंसेप्ट्स है वो बहुत गहरे हैं। उनको जितना डिस्कशन किया जाए उतना बढ़िया है। तो आपके मन में भी कोई डाउट आता है कि भाई ये पॉइंट मेरा डिस्कशन का रह गया, मैं इसको और अच्छे से डिस्कशन करना चाहता हूँ, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं उसको अपनी वीडियो में एड्रेस करूँगा अगली वाली में। और मैं ये नहीं कहता कि मैं उसका आंसर दे पाऊँगा, जितनी मेरी बुक की समझ है मैं कोशिश करूँगा। और बाकी तो डिस्कशन है, जितनी ज़्यादा डिस्कशन होगी उतना हम समझते जो रहते हैं। तो मेरा आज का इतना ही। आप कुछ बोलना चाहते हैं मोनिका जी तो आप ज़रूर बोलिए। मेरे को भी ये एक ही बात है कि हम लोग जब भी ऐसा सोचते हैं कि
हम किसी और दूसरों से थोड़ा सा कम है, तो मेरे को लगता है कि लाइक वो इन्फीरियरिटी वाला जो फीलिंग है उससे सफ़र करने के बावजूद हम लोग थोड़ा, जिससे थोड़ा सा जेलस फील हो रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि लाइक हम तो इससे ज़्यादा, इससे जैसे बड़े नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक प्रोडक्टिव फीलिंग जैसे लेके कि लाइक हम ये सोच सकते हैं कि लाइक हम क्या कर सकते हैं जिससे हम वो जो आदमी है उस तरह बन सकते हैं, कि बिल्कुल। हम लाइक हम हमारे अंदर थोड़ा जो भी चेंजेस लाना है उस तरफ कदम बढ़ाते जाए। बस ये नहीं सोचते नहीं रहना चाहिए कि हाँ वो तो बड़े हैं, उसको ये सब मिले होंगे इसलिए वो उतना बड़े हैं। पर हम लोग इसी तरीके से सोचे कि लाइक हमको वो उतना बड़ा बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो हम अपने अंदर से वो इच्छा ले आए तो हम भी बड़े हो सकते हैं अपनी तरह से। बिल्कुल, बहुत सही बात कही। अपनी तरह से बड़े हो सकते हैं, तो अपनी तरह से बड़े होने का मतलब कंपैरिजन नहीं है वहाँ पे कोई। Exactly. हर एक का अपना एक बात है। हाँ। बिल्कुल सही। तो ठीक है, आज फिर हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये कितनी लंबी हो गई, 50 मिनट्स की वीडियो हो गई है। तो मैंने जस्ट 2 चैप्टर ही आज डिस्कस किए हैं। तो ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।